नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 27 और 28 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भारत और नेपाल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर समझौते को अंतिम रूप दिया। तो ये देखिए, ये जो 1953 की प्रत्यर्पण संधि जो थी, उसमें संशोधन और तेजी लाने का निर्णय भी इसमें लिया गया है, क्योंकि ये जो संधि थी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए अभी एक नई आवश्यकताओं के अनुरूप एक अपडेटेड प्रत्यर्पण संधि बनाया गया है। तो इसमें प्रत्यर्पण क्या है, एक्स्ट्राडिशन जिसको कहते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एक देश द्वारा दूसरे देश को उन व्यक्तियों को सौंपना है जो उन आपराधिक मामलों में वांछित हैं जिनके लिए वे आरोपी या दोषी ठहराए गए हैं ऑलरेडी। तो देखिए, ऐसे आरोपी या दोषी जो है दूसरे देशों के न्यायालयों में मुकदमा चलाने की शर्तों को भी पूरा करते हों, ऐसा हो उसमें। इसमें देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्रालय है, उसका एक केंद्रीय प्राधिकरण है। तो देखिए, प्रत्यर्पण में विदेश मंत्रालय, याद रखिएगा, प्रत्यर्पण में विदेश मंत्रालय इसका केंद्रीय प्राधिकरण रखता है। अब देखिए, भारत नेपाल पारस्परिक कानूनी सहायता समझौता क्या है। इसमें आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता जो दिया जाना है इसमें। और ये जो समझौता है, ये दोनों नाम से ही पता चल रहा है कि आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता। तो कानूनी सहायता कैसे देंगे? उनके देशों को साक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे, खुफिया जानकारी साझा करेंगे और जांच में भी सहायता करने की सुविधा प्रदान करेंगे। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल आदि सहित 42 देशों के साथ भारत ने ऐसा संधि किया है। और ये जो है ना, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, इसका केंद्रीय प्राधिकरण कौन है? गृह मंत्रालय। तो याद रखिएगा, है ना, दो चीज़ हमने पढ़ा, एक प्रत्यर्पण, इसका था विदेश मंत्रालय, और एक था पारस्परिक कानूनी सहायता, इसका है गृह मंत्रालय। अब देखिए, इससे लाभ क्या होगा। इससे आपराधिक मामलों में सहयोग में प्रक्रियाओं को औपचारिक और मानकीकृत मिलेगा, मतलब मानकीकृत करेगा, है ना। अब देखिए, भारत में जो पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते के अभाव में क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा था भारत और नेपाल के बीच। तो इसमें खुली सीमा का दुरुपयोग। भारत और नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर की खुली सीमा रखते हैं। तो इसके कारण इंडियन मुजाहिदीन जैसे समूह जो है नेपाल को ट्रांजिट मार्ग या छिपने के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पर कुछ गलत काम करके, गैर आपराधिक कृत्य करके वो नेपाल में छिपने हेतु चले जाते थे। अब देखिए, अपराधियों के लिए सुरक्षित शरण, वही मैंने आपको कहा, भारत जो है अब तक एकमात्र पड़ोसी देश, नेपाल एकमात्र भारत का पड़ोसी देश है भूटान के अलावा, जिनके पास भारत के साथ कोई भी पारस्परिक कानूनी सहायता समझौता नहीं था। तो अब ये हो गया, तो इससे अच्छे से होगा। भारत में देखिए, भारत में जो जाली करेंसी रैकेट जो आता है नोट्स का, वो भी नेपाल की तरफ से एक बहुत बड़ा खतरा, उधर से ज़्यादातर आता है। दैनिक भास्कर के द्वारा ये किया गया था, एक ऑपरेशन, उसके द्वारा पता चला है मुझे। तो पारस्परिक संबंधी अनिश्चितता, इसमें देखिए, बाध्यकारी संधि के बिना जो होता था ना, वो सहयोग अक्सर पारस्परिकता के आश्वासन पर निर्भर होता था कि कर देंगे कर देंगे। तो उस प्रकार अगर एक प्रकार से संधि साइन हो जाती है तो एक इसे बल मिलेगा, है ना, इसकी गारंटी एक रहेगी। अब चलिए आगे आगे देखते हैं। उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल जिले की पर्यटक वहन क्षमता का आंकलन किया गया। तो इसमें देखिए, इसका जो कदम है ना, नैनीताल जिले की लोकप्रिय जो हिल स्टेशन है, उनमें उनको अनियंत्रित पर्यटन, बढ़ते वाहन यातायात और जनसंख्या दबाव जैसे कारणों से होने वाले जो नुकसान होते हैं, उनसे बचाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति इसमें बनाने की बात कही गई। इसलिए इनको किया गया है, किसको? पर्यटन वहन आंकलन। तो हम लोग देखिए, वहन आंकलन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये वहन क्षमता होती क्या है? तो वहन क्षमता जो है, ये किसी देश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक निश्चित जनसंख्या की ही आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। देखिए, उस क्षेत्र में उपलब्ध जन संसाधनों के आधार पर, जितना संसाधन है उस क्षेत्र में, मान लीजिए नैनीताल जिले में जितनी संसाधन है, उसके आधार पर एक निश्चित जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अगर ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा जनसंख्या, तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा नैनीताल जिले के, है ना। तो वही बोल रहे हैं, वहन क्षमता। ये बोल रही है जैविक यानी वनस्पति, हाइड्रोलॉजी, और अजैविक जैसे भूभाग और जलवायु दोनों कारकों पर निर्भर करती है। अब देखिए, किसी क्षेत्र की वहन क्षमता आंकलन करने के लिए दो अप्रोच अपनाए जाते हैं। तो दो अप्रोच कौन सा है? एक है ग्रही सीमा अप्रोच,
प्लेनेटरी अप्रोच है ना, प्लेनेटरी बाउंड्री अप्रोच, ग्रही सीमा अप्रोच इसको कहते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि, भूमि क्षरण, प्रदूषण, जल संकट जैसे पर्यावरणीय संकट के संदर्भों में इसको लागू किया जाता है। दूसरा है बायो कैपेसिटी ओवरशूट अप्रोच, यह संधारणीयता संबंधी मापदंड है। तो इसमें यह बताता है कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों पर किस तरह से दबाव डाल रहे हैं। यह साल के कुछ महीनों के भीतर ही हम प्राकृतिक प्रणालियों की कुछ वार्षिक उत्पादकता को उपभोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अर्थ ओवरशूट डे। देखिए इसमें बहुत फैक्चुअल बात कर दी है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सिंपल टर्म्स में। जैसे देखिए ग्रही सीमा अप्रोच जो है, इसमें ये देखा जाता है कि कितनी मतलब तापमान में कितना वृद्धि हो गया। ये सोचिए ना कि ग्रह को जोन सा चीज़ अफेक्ट कर रहा है, तो तापमान में वृद्धि, या फिर भूमि ज़्यादा क्षरण हो गया, मतलब भूमि चले गया अपने जगह से, मिट्टी वगैरह, या फिर हो गया प्रदूषण के कारण संकट आ सकता है पृथ्वी पर। एक होता है जल संकट, अगर जल नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है ना। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है ग्रही सीमा, इसलिए ग्रही सीमा अप्रोच नाम दिया गया है। इसके बाद बायो कैपेसिटी ओवरशूट, तो इसमें बोल रहे हैं कि मनुष्य जो है, इसमें मनुष्य को आधार बनाया जाता है, ग्रह को नहीं। तो इसमें मनुष्य की प्राकृतिक प्रणालियों पर किस तरह से दबाव डाल रहे हैं ये देखा जाता है। और इसमें देखिए अर्थ ओवरशूट डे जो होता है ना, अर्थ ओवरशूट डे में ये कहा जाता है कि एक जो निश्चित मैंने आपको बताया कि एक टाइम के बाद जो होता है ना, मतलब मान लीजिए जैसे नैनीताल ज़िला ही है, तो नैनीताल ज़िले में जितने भी जो संसाधन होंगे, वो संसाधन जो है वो एक टाइम के बाद वहाँ पे जो जनसंख्या है उनके द्वारा वो उपयोग कर लिए जाएंगे। तो उपयोग जब कर लिए जाएंगे तो वहाँ पे मतलब एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा ना वो जितना भी संसाधन एक साल में वो बना रहा है। तो इसी को कहते हैं ओवरशूट, मतलब अब से जो संसाधन वो उपयोग करेगा उस दिन के बाद, वो उस साल में नहीं बनाया गया, जबकि पिछला जो संसाधन बना के रखे थे वो जो जिला में, उसका वो उपभोग कर रहा था। ये ओवरशूट हो गया ना। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि सतत विकास की योजना में वहन क्षमता का महत्व क्या है। ये ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और विकासात्मक गवर्नेंस और विकासात्मक संधारणीयता के बीच टकराव के व्यवहारिक रूप से निपटने में विकल्प प्रदान करते हैं। तो इसमें बताया गया कि वहन क्षमता के आंकलन हेतु ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है। अनिश्चितता की स्थिति में निवारक कार्रवाई करेंगे, विकासात्मक गतिविधियों के समर्थन पर बर्डन ऑफ प्रूफ, इसके बाद संभावित रूप से हानिकारक कार्यों की विकल्प तलाशना और निर्णय लेने में आमजन या हितधारकों की भागीदारी को बढ़ाना। तो ये सब ऐतिहासिक सिद्धांत अपनाए जाते हैं वहन क्षमता के आंकलन के लिए। अब देखिए TCS जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उनकी एक नई नीति से कर्मचारियों की छटनी की आशंका प्रकट की गई है। तो इसमें बोला क्या गया है कि TCS की एक नई नीति लागू की है जिसके तहत बेंच अवधि को केवल 36 कार्य दिवस प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि कर्मचारियों की नियुक्ति और नौकरी की निरंतरता को लेकर चिंता उत्पन्न हुई है। इसमें यह भी बोल रहा है कि अभी 1 वर्षों के दौरान विप्रो, इन्फोसिस, एक्सचेंजर जैसी कई IT कंपनियों ने कर्मचारी की संख्या में कटौती की है ताकि जो अपना लाभ मार्जिन है उसको बढ़ाया जा सके और उपभोक्ता दर को बेहतर बनाया जा सके। तो देखिए इसमें यही बोल रहा है कि IT जो कंपनी है वो बेंचिंग दर की पुनर्मूल्यांकन क्यों कर रही है। तो इसमें बोल रहा है लागत प्रबंधन के लिए, कि कम मांग के समय कंपनी की वित्तीय स्थिति पर बोझ डालते रहते हैं ये सब, है ना, जब मांग कम हो तभी। इसके बाद है मांग आपूर्ति का अंतर, कि अगर मतलब टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और प्रोजेक्ट के रद्द हो जाने के कारण बम्फर स्टॉक की ज़रूरतों में कमी आ गई है। इसके बाद उपयोगिता दरें, मतलब कंपनियां जो है वो प्रोजेक्ट कर्मचारी अनुपात को बेहतर कर लाभप्रदता प्रदान करना चाहती है, तो इस कारण से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलिए हम लोग अगर नेक्स्ट देखें इस पर, तो सामाजिक और नैतिक चिंताएं इसके लेकर क्या है कंपनियों की। तो सबसे पहले इसमें सामाजिक और नैतिक चिंताओं में उभर कर आता है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जो कि CSR जो है वे ये कंपनियों की एक जिम्मेदारी देती है जिसके तहत न्याय संगत और मानवीय वर्कफोर्स प्रबंधन को वो सुनिश्चित करें, विशेष तौर पर जब उन्होंने कर्मचारी प्रशिक्षण पर बड़ा निवेश किया हो। इसके बाद है कर्मचारी अधिकार। इस व्यावसायिक दक्षता और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है और नीतियों के जरिए ऐसा माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए जो कि हायर एंड फायर संस्कृति को बढ़ावा दे। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या क्या होता है, इस प्रकार की नीतियों से कर्मचारियों में चिंता, तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना एकीकृत युद्धक समूह सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी युद्धक क्षमताओं में वृद्धि कर रही है। इसमें यह बोला गया कि चीन और पाकिस्तान में बढ़ती मिलीभगत जो है उनके कारण भारत की सुरक्षा के समक्ष खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें जो
ऑपरेशन सिंदूर जो था उसके दौरान इसकी पुष्टि हम लोगों ने कर चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय थल सेना ने सीमाओं पर तीव्र आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन तैनात कर रही है सीमाओं पर। क्या? रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि शक्तिवान नामक जो है तोपखाने रेजिमेंट की भी स्थापना की जा रही है, जिसमें दिव्य दृष्टि, सर्विलांस और लोइटरिंग मॉनिटरिंग बैटरी भी शामिल होंगी। इसके बाद भैरव लाइट कमांडो बटालियन भी आया जा रहा है, अभी बोला ही मैंने। इसके बाद रुद्र जो है वो ऑल आर्मड ब्रिगेड, इसको भी वहाँ पर तैनात किया जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, ये सभी को मिलकर एकीकृत युद्धक समूह इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की स्थापना करेंगे। तो ये होता क्या? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, एकीकृत युद्धक समूह। तो ये देखिए इसकी अवधारणा जो है ना, ये ब्रिगेड आधार के दक्ष व आत्मनिर्भर युद्धक विन्यास होते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में दुश्मन के विरुद्ध तेजी से हमले को आरंभ कर सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक आईबीसी जो है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को थ्रेट, टेरेन, टास्क के आधार पर विशेष उद्देश्य हेतु नियोजित किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी पढ़ना होगा, बस याद रख लीजिए कि अभी ऐसे चल रही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। तो थोड़ा तो आप समझ लीजिए ना कि इसकी दक्षता पर जो है ब्रिगेड के आकार पर, उसकी दक्षता पर जोर देने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स डिज़ाइन किया गया है। बस इतना ही है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स परिचालन दर्शन अगर हम लोग देखें तो इसका इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का उपयोग जो है वो पूर्व सक्रियता, विस्थापन तथा विघटन के लिए किया जाता है। समय, स्थान, बल, सूचना इसके मामले में ये सब बहुत ज़्यादा हाईटेक होते हैं। प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण और सेना का आधुनिकीकरण इसमें भी शामिल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जूनोटिक, जो अभी एक नए अध्ययन में जूनोटिक पशुजन्य खतरे के वैश्विक हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। तो इसमें यह कहा गया कि WHO द्वारा प्राथमिकता सूची में शामिल जूनोटिक बीमारियों जैसे इबोला, निपाह, इन सब का पहला व्यापक वैश्विक मूल्यांकन किया गया है, जिसमें कोविड-19 को शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए जूनोटिक रोग जो होता है उसे जूनोसिस भी कहा जाता है। उन कीटाणुओं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंदी के कारण होते हैं जो जानवरों व मनुष्यों के बीच फैलते हैं। अब देखिए हम लोग अगर इस पर अध्ययन की ओर गौर करेंगे तो मुझे इसमें ज़्यादा लगता है कि दुनिया के 9.3 भूमि क्षेत्र को रोग प्रकोप के उच्च या बहु उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान किया गया है। मतलब मान लीजिए कि 9.5% में बहुत ज़्यादा खतरा है जूनोटिक रोग से। फिर जूनोटिक रोग के वैश्विक हॉटस्पॉट की अगर हम लोग देखें तो लैटिन अमेरिका और ओशियाना ये सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है। इसके बाद एशिया आता है। और प्राथमिकता वाले रोगों की जोखिमों को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक क्या क्या हैं? तो सबसे पहले जलवायु कारक में गर्म जलवायु जो है रोगों की जोखिम को बढ़ाता है, क्योंकि वो पनपने के लिए एक निश्चित आदर्श तापमान की स्थापना करता है ना, प्रदान करता है उसको। जल की कमी के कारण जो है ना वो सीमित संसाधन एकत्र हो जाते हैं, जिसके कारण और जल्दी तीव्रता से फैलते हैं वो। इसके बाद बोल रहे हैं पर्यावरणीय और भूमि उपयोग कारक में उच्चतर पशुधन घनत्व के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। भूमि के उपयोग में बदलाव और वनों के नज़दीक रहने से भी ऐसा मतलब आ सकता है। इसके बाद जनसंख्या अगर ज़्यादा घनत्व में रहेगी तो वही बात हो गई कि ज़्यादा जल्दी फैल सकेगा। अच्छा, नीति संबंधी सुझाव उन्होंने क्या क्या दिया कि जलवायु अनुकूलन, सतत भूमि उपयोग पद्धतियाँ, शहरी नियोजन सुधार की बहुत ज़रूरत है अभी। स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना चाहिए, खासकर जूनोटिक की निगरानी में, जूनोसिस की निगरानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मशीन लर्निंग मॉडल्स को मतलब निगरानी की पहचान करने के लिए उसे नियुक्ति की जानी चाहिए, मतलब जगह जगह पर लगाना चाहिए। वन हेल्थ पर आधारित सभी क्षेत्रकों को सहयोग की आवश्यकता है अभी। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप के बारे में कुछ फैक्ट अगर हम लोग याद रख लेंगे तो अच्छा होगा। जैसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, और 2016 में भारत में इसको पहला नदी द्वीप जिला भी घोषित किया गया था। अच्छा, ये दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खेरकुटिया, जूती और सुबनसिरी नदी के निर्मित द्वीप है। बहुत कोई बोलते हैं कि ये बस एक ही है, पर देखिए अभी पता चल गया ना यहाँ पर कौन चल रहा है। अच्छा सॉरी, ये दक्षिण, सॉरी मैं ये बना रहा हूँ एक सेकेंड। जैसे ये हो गया दक्षिण में है ये ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण में है ब्रह्मपुत्र नदी, और उत्तर अगर हम लोग देखें तो उत्तर में है खेरकुटिया जूती और यहाँ पर है सुबनसिरी नदी। तो इन दोनों के बीच जो है यहाँ पर बन गया है वो माजुली। तो यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र, यहाँ है खेरकुटिया जूती और सुबनसिरी, याद रखिएगा है ना।
एक है चापोरिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, चापोरिस के नाम से भी। और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की टेंटेटिव लिस्ट में ये शामिल है। तो बस। अच्छा, यहाँ पर सत्र अवस्थित है। सत्र जो है वैष्णव मठ का ही एक मतलब उनका है एक सत्र। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें डॉक्टर कुछ विकारों को इलाज के लिए मस्तिष्क के विशिष्ट हिस्से में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित करते हैं। मुझे लगता है ये प्रीलिम्स में अगर पूछा तो इतना ही पूछेगा कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है। तो जिसमें डॉक्टर जो है वो कुछ विकारों के इलाज के लिए मस्तिष्क के विशिष्ट हिस्से में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को प्रत्यारोपित करते हैं। बाकी कुछ काम नहीं करेगा, जैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। याद रखिएगा इसको, पार्किंसन रोग और डिस्टोनिया के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक्सेलेरोमीटर ये आया था, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सेलेरोमीटर जो है गूगल की एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी प्रणाली में फ़ोन एक्सेलेरोमीटर सिग्नल का उपयोग किया उन्होंने। गूगल की भूकंप चेतावनी प्रणाली ने फ़ोन के एक्सेलेरोमीटर सिग्नल का, और ऐसे करके वो 18,000 से अधिक भूकंपों का पता लगा लिया। अब देखिए एक्सेलेरोमीटर है क्या, ये त्वरण को मापता है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन को मापता है। और मानव गति, जैसे अभी मेरा जो मोबाइल बंद हुआ था, तो ये जो था ये थिप डिटेक्शन था। जैसे अभी लॉक स्क्रीन हो गया था ना, आप थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो ये हुआ एक्सेलरोमीटर के कारण। उनको लगा, जो मैं फ़ोन में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो फ़ोन थोड़ा सा हिल रहा है, तो उनको लगा कि मेरा फ़ोन कोई चोरी करके जो भाग रहा है। तो वो एकदम से एक्सेलरोमीटर के कारण उसमें हलचल हुई मेरे फ़ोन में, और उन्होंने तुरंत लॉक लगा लिया। तो यही होता है, ये त्वरण को मापता है, ये एक्सेलरोमीटर को मापता है। और मानव गति की बारंबारता एवं तीव्रता को पता लगाता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार ये काम करता है। अच्छा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए F जो है वो =ma होगा। m मास होता है, और a मतलब होता है एक्सलरेशन, जो कि है त्वरण। तो ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद जो है इसमें बोलता है कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसमें, एक्सेलेरोमीटर का उपयोग। ये स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे के डिस्प्ले को घुमाने के लिए। जैसे देखिए मैं अभी ऐसे करूँगा, देखिए यहाँ पर आ गया कुछ, ये क्या है, ये एक्सेलेरोमीटर ही है। ये मुझे बोल रहा है कि तुमने मोबाइल को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड में लाए हो, तो फिर पोर्ट्रेट मोड में करना चाहते हो क्या। तो यही एक्सेलेरोमीटर का काम, ये डिस्प्ले को घुमाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वाहन, एयरबैग को ट्रिगर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है ड्रोन को उड़ाने की दिशा स्थिर करने के लिए भी किया जाता है इसका। अब देखिए पैठनी साड़ियाँ। पैठनी साड़ियाँ है वो महाराष्ट्र का महावस्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये शुद्ध रेशम और सोने की जरी से बुनाई की जाती है। इसके बाद जो है वो जीआई टैग इसको 2010 में प्रदान कर दिया गया था। बस। और इसमें बोल रहे हैं कि इसमें अजंता एलोरा की रॉक कट गुफाओं के डिजाइनों का भी उपयोग किया जाता है। चलिए, जैविक प्रमाणन जो है, जैविक प्रमाणन के बारे में अगर हम लोग देखें तो एपिडा ने जैविक कपास प्रमाणन के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों का खंडन किया है। तो ये जैविक प्रमाणन है क्या। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम जो है, जिसे केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एपिडा द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, यह कार्यक्रम प्रमाणन एजेंसियों की मान्यता, जैविक उत्पादन के लिए मानक, जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देने से जुड़ा है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ें तो ये जो एनपीओपी के उत्पादन, ये एनपीओपी जो है इसी को लेकर है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। उसके उत्पादन और मान्यता प्रणाली के मानकों को यूरोपीय कमीशन और स्विट्जरलैंड द्वारा अप्रसंस्कृत उत्पादक उत्पादों के लिए उनके देश के मानकों के बराबर माना गया है। इनके मानकों को, है ना, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के का मानकों कौन लागू करता है, एपिडा। अब देखिए इसमें बोला गया है कि सहभागितापूर्ण गारंटी प्रणाली प्रमाणन ये भी दिया जाता है। इसमें किसान आपस में एक दूसरे के उत्पादन तरीकों का मूल्यांकन, निरीक्षण और सत्यापन करते हैं, और सामूहिक रूप से अपने समूह की पूरी खेती को जैविक खेती घोषित करते हैं, मतलब जैविक घोषित करते हैं। तब वो जैविक खेती से होता है कि पैसे में बढ़ोतरी मिलती है ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। अब अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और सिंगापुर 14वां संस्करण अभी चल रहा है 2025 में। याद रखिएगा ये क्या है, बस याद रखिएगा बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत और सिंगापुर का है, और 14वां संस्करण इसका 2025 में चल रहा है। और ये जो एक टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्ध खेल के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मशीनीकृत युद्ध के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को सत्यापित करना है। अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर, जो कि इम्पोर्टेंट, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ, नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ पर। अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो है वो पेरुवुदेयार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। पेरुवुदेयार कोविल, यह तंजावुर में स्थित है। द्रविड़ वास्तुकला का नमूना है, मतलब अब अनुत्तम उदाहरण है।
इसका बाद इसमें भगवान शिव को ये समर्पित है, जिसमें उन्हें एक विशाल लिंगम के रूप में दर्शाया गया है। 1010 ईस्वी में चोल राजा राजराज चोल प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, राजराज चोल। राजराज चोल के बाद आया था राजेंद्र प्रथम। तो याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रथम जो है उनके पप्पा यानी राजराज चोल जो है वो निर्माण कराए थे बृहदेश्वर मंदिर का। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और ऐरावत मंदिर के साथ 3 महान जीवित चोल मंदिरों में से यह एक है। आगे बढ़ते हैं तो हैवी वाटर को देख लेते हैं ना। हैवी वाटर जो है वो भारत की परमाणु आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए टीमा इंडिया लिमिटेड ने डिप्लेटेड हैवी वाटर के उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा शुरू की है। तो डिप्लेटेड हैवी वाटर के बारे में अगर देख लें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। यह जल का एक रूप है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, जैसे H2O होता है ना, तो H2O में H जो है वहाँ पे D, तो यानी हाइड्रोजन परमाणु को ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक के रूप में प्रस्थापित कर दिया जाता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक आप समझ रहे हैं ना, समस्थानिक में हाइड्रोजन का है ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यही सब है ना, ट्रिटेरियम है। ओके, तो इसमें ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक को उसमें प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर और रिएक्टर कोर के शीतलक के रूप में किया जाता है। इसके बाद न्यूट्रॉन आदि का पता लगाने के लिए परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के विलायक के रूप में भी उपयोग किया जाता है इसका। अब देखिए फ्लेम रिटार्डेड मटेरियल्स। हाल में ही ICMR और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बताया कि वह एक अध्ययन शुरू करेगा कि क्या फ्लेम रिटार्डेड मतलब ज्वालारोधी पदार्थों में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिकों में कैंसर पैदा करने की क्षमता है या नहीं। तो अभी चलिए स्टार्ट ही करेंगे वो। पर ये जो है फ्लेम रिटार्डेड यानी ज्वालारोधी पदार्थ जो है उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो वस्त्रों, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि पर आग पकड़ने से रोकने या आग फैलाव से धीमा करने के लिए लगाया जाता है। यह पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं और अपघटन इसका बहुत धीरे धीरे होता है। और फ्लेम रिटार्डेड के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रमुख रसायन कौन कौन है? इसमें है ट्रिश 1 फ्लोरो आइसोप्रोपाइल फॉस्फेट। इसके बाद है ट्रिश 1,3 डाइक्लोरो 2 प्रोपाइल फॉस्फेट। इसके बाद है ट्रिश 2 क्लोरो इथाइल फॉस्फेट। तो याद रखिए, वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूछेगा, इतना बहुत हार्ड हो गया ये तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।